नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 37 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ स्फेनोडोन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर कि जस्टिफाई कीजिए कि स्फेनोडोन एक लिविंग फॉसिल कैसे है। ठीक है, ऐसी कुछ करके आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, या फिर किसी और तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीधा सीधा भी आ जाएगा, है ना। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा है। तो इसका मतलब यहां से आपके जो नंबर हैं वो पक्के हो गए। ओके फ्रेंड्स, देखिए, स्फेनोडोन का किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। बाकी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कुछ बेसिक्स इसके, और उसके साथ साथ और भी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस लिंक के द्वारा, bit.ly/ZOOLOGY R और EG छोटा। ओके, ये छोटा सा लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अवेलेबल है। आप जस्ट वहां पे क्लिक करके और अपना जो फॉर्म है वो फिल करके सबमिट कर दीजिए। ओके, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is Zoology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so चलिए फिर शुरू करें आज की क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि स्फेनोडोन है क्या, यानी कि इसकी जो छोटी सी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, फ्रेंड्स, किंगडम कौन सा है? एनीमेलिया। ठीक है, एनीमेलिया। फाइलम कौन सा है भाई? सभी को पता है, कौन सा है? कौन सा है? कॉर्डेटा। ओके, उसके अलावा फिर आती है क्लास। क्लास कौन सी है? कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं हम अभी? रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद क्या आता है? क्या आता है भाई? ऑर्डर। ओके, ऑर्डर कौन सा है? रिंकोसिफेला। ठीक है, राइंकोसिफेला भी बोल सकते हैं, लिख लीजिए RHYNCHOCHOCEPHALIA। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? क्या आएगा भाई? फैमिली। फैमिली कौन सी है? सिफेनोडोंटिडी। ठीक है, SPHENODONTIDAE। क्लियर? और जीनस कौन सा हो गया? सिफेनोडॉन। लिख लीजिए SPHENODON। क्लियर? फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन, है ना। अब फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि IUCN की अगर माने इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। फ्रेंड्स, अब एक चीज जान लीजिए कि जो रेइंकोसिफेला है, यानी कि ये जो इसका ऑर्डर है, मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी, पूरा नाम ही लिख देते हैं, RHYCHOCEPHALIA। इसका मीनिंग क्या है? रिंकोसिफेला का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? इसका मीनिंग है बीक हेडेड, BEAKHEADED। मतलब समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब? यहां से दिख रहा है आपको कैसा है इसका हेड? दिख रहा है ना सभी को? ओके,
फ्रेंड्स अब देखिए ये जो फॉसिल है वो है किसका, है ना। सो फ्रेंड ये फॉसिल है किसका है भाई, किसी को पता है? इस पिक्चर से देख के कुछ याद आ रहा है? देखिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो ये फॉसिल है ट्वात्रा का, TUATARA। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर है राइको सिफेला, राइकोसिफेलिया कह सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑर्डर किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया, मतलब एक क्या कह सकते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था और ये कब प्रपोज हुआ था? ये हुआ था 1867 में। किसके द्वारा? हैव एन आइडिया? अल्बर्ट गुंथर, ठीक है, लिख लीजिए ALBERTGUNTHER। क्लियर है यहां तक? सो फ्रेंड्स स्टेटमेंट क्या डालेंगे आप? अल्बर्ट गुंथर इन 1867। अब ये थे कौन? अल्बर्ट गुंथर, अल्बर्ट गुंथर ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम proposed the order name Rhicocephalia। इसका मतलब क्या है? Rhicocephalia means beak headed। ये किसके लिए है? ट्वात्रा एंड इट्स फॉसिल रिलेटिव्स। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए कॉमन नेम क्या हो गया इसका? ट्वात्रा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो ट्वात्रा है इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है पीक्स ऑन द बैक, PEAKS, पीक्स ऑन द बैक। ये कौन सी भाषा का मतलब शब्द है? अगर कोई आपसे यही पूछ ले तो ये लैंग्वेज है माओरी, MAORI। माओरी लैंग्वेज में इसका अर्थ निकलता है पीक्स ऑन द बैक। क्लियर फ्रेंड्स, जो ट्वात्रा है उसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है कि ये एक लिविंग फॉसिल है। अब इस स्टेटमेंट को कैसे आप एग्जाम के अंदर लिखेंगे? ट्वात्रा हैव बीन रेफर्ड टू एज द लिविंग फॉसिल्स which is term which is a term used for any living species of organism that appears to be the same as species known for fossil and which has no close living relatives। Clear friends, Sphenodon or you can say Hathria is the last survivor of the reptilian order Rhincoscephalia। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? फ्रेंड्स अब ये जो क्या बोलते हैं ना, ये जो स्पीसीज है यानी कि एक लास्ट सर्वाइवर है किसका? रेप्टिलियन का। अब भाई ये कब इवॉल्व हुई थी? इट इज इवॉल्व इन अर्ली मेसोजोइक ईरा और यू कैन से अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ago। But friends is now survived by only two species which are found on the island of New Zealand coast and in Karori Wildlife Sanctuary। कहाँ पे है कारोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वेलिंगटन में। और वेलिंगटन कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। क्लियर है यहां तक? फ्रेंड्स in 1895 the country of New Zealand awarded the Tuatara strict लीगल प्रोटेक्शन। क्लियर है? अब देखिए दो स्पीसीज हैं इसकी, कौन कौन सी हैं? ये आपको नाम दिखाई दे रहा है, सिफेनोडोन पंक्टेटस। फ्रेंड्स ये जो स्पीसीज है इसके बारे में एक छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। ओके, ये जो स्पीसीज है किसने फाइंड आउट की थी?
जॉन एडवर्ड ग्रे। कब की थी? 1842। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, ये भी एक ट्वात्रा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसको नाम देना हो तो क्या नाम आप इसको देंगे? क्या नाम देंगे भाई? नॉर्दर्न ट्वात्रा, TUATARA। क्लियर फ्रेंड्स? अब इसके रंग रूप की बात कर लेते हैं। देखिए, सभी का रंग रूप होता है और सभी का आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग होता है ना? भाई इसका कलर कैसा है? लिख लीजिए, ऑलिव ग्रीन। कैसा? ऑलिव ग्रीन थ्रो ग्रे टू ऑलिव ग्रीन थ्रो ग्रे टू डार्क पिंक, और इसके अलावा ब्रिक रेड। ठीक है, ईंट देखी होगी ना आपने, जिससे मकान बनाए जाते हैं, है ना? ये इसका आप कह सकते हैं कलर है। ओके, यानी कि ये इसका रंग है। इसके अलावा और कुछ इसकी कुछ निशानी हो सकती है, जैसे देखिए ऑलिव ग्रीन तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना? और जस्ट अगर थोड़ा सा मतलब देख के और छटक से हटा लेंगे आप नजरें, तो मे बी ये ग्रे जैसा लगे, है ना? और ब्रिक रेड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये लिटरेचर में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 पॉइंटों को मैंने मतलब आपके सामने एक्सप्रेस करके बताया है। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ वाइट स्पॉट्स भी होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? विद वाइट स्पॉट। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसकी लेंथ कितनी होगी, वेट कितना होगा, है ना? ये सब चीजें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर मेल की बात करें, जो मेल नॉर्दर्न ट्वात्रा है, उसकी लेंथ कितनी है भाई? 61 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेट कितना है? WEIGHT, वेट कितना है? अप टू 1 kg। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो इसका वेट तो नहीं पता है मुझे। ठीक है, अगर कहीं मिले तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 45 सेंटीमीटर है। क्लियर? फ्रेंड, ये तो हो गई एक स्पीसीज जिसे हम कह सकते हैं नॉर्दर्न ट्वात्रा। इसके बाद दूसरी आती है स्फेनोडोन गुंथेरी। ये किसने डिस्कवर की थी? अल्बर्ट गुंथरी ने। कब की थी? 1867 में, है ना? चलिए, कोई बात, जिसने भी डिस्कवर की थी, अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप लिख पाएंगे ना? कोई डाउट तो नहीं रहेगा इस टॉपिक के अंदर, और बिल्कुल डाउट रखना भी नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप एग्जाम से पहले कभी भी पूछ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रेंड, जो स्फेनोडोन गुंथरी है, इसका मतलब इसको आप कहेंगे क्या? इसको आप कहेंगे ब्रदर्स आइलैंड ट्वात्रा। लिख लीजिए, ब्रदर्स आइलैंड ट्वात्रा, TUATARA। क्लियर फ्रेंड्स? अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, है ना? ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है ना? देखिए, इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहां पे पाया जाता है? नॉर्दर्न ब्रदर आइलैंड, जो कि कहां पे है? कहां पे है?
कुक स्ट्रेट, STRAIT। क्लियर फ्रेंड्स, इसकी जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 400 के अराउंड है। क्लियर, ये टॉपिक छोटा सा है इसलिए बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसा होता है भाई? बड़ा होता है, छोटा होता है या मीडियम साइज होता है? कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वेट की बात करें, सो वेट कितना है इसमें? 650 से 660 ग्राम के अराउंड। ठीक है, एंड फ्रेंड्स अगर अब बात करें इसके रंग रूप की, सो इसका रंग रूप कैसा होगा भाई? कैसा होगा? ऑलिव ग्रीन, सॉरी ऑलिव ग्रीन नहीं होगा इसका, ऑलिव ग्रीन तो पहले वाले का था। इसका होगा ऑलिव ब्राउन। ठीक है, ऑलिव ब्राउन स्किन। उसके साथ साथ क्या होंगे? क्या होंगे? येलोविश पैचेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स? अब इसके बारे में और कुछ क्या जानना चाहेंगे आप? फ्रेंड्स, इट इनहेबिट्स लॉ फॉरेस्ट, scrub area and rock stacks on the Brothers Island and is found up to 300 meter above sea level where climate is cool। ठीक है, लगभग 300 मीटर ऊपर तक मतलब सी लेवल तक पाए जाते हैं। ठीक है, एंड द आइलैंड इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाई petrel and sheer water birds which provide the Tuatara with many benefits। क्लियर, सो दोनों स्पीसीज आपको क्लियर हो गई है ना? स्फेनोडोन होता क्या है समझ में आ गया। अब इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे? हैबिटेट पढ़ेंगे और इसकी जो बायोलॉजी है वो पढ़ेंगे, उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ेंगे और कैसा फूड इसको चाहिए होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये आपके क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है सो आप डेफिनेटली कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बेसिक्स देखते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक्स में क्या कुछ पढ़ेंगे अब हम? हैबिटेट, बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इसके कुछ मतलब किस तरीके का ये फूड खाता है। ओके, so friend, the geographic range of Tuatara are 32 offshore island। ठीक है, 32 offshore island which are generally cliff bound, frequently exposed to strong winds and with support in natural and often stunted salt and wind tolerant vegetation। Clear friends? You can say most of the island are also home to several species of seabirds whose nutrient rich guano help to support the island's ecosystem। Clear, so Tuatara usually inhabit the breeding burrow of small petrels। Clear, and friends, they feed on small insect। क्लियर है ना फ्रेंड्स? अब एक चीज बताइए मेरे को, जो एक शब्द होता है कियोरी, KIORE, ये क्या होता है भाई? कियोरी किसको बोलते हैं ये पूछा है मैंने आपसे, है ना? सो जो रोडेंट स्पीसीज होती हैं, क्या रोडेंट स्पीसीज, उनको हम क्योरी बोलते हैं। और रोडेंट स्पीसीज में भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करता हूं।
सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉलिनेशियन रेट, ठीक है, POLYNESIAN, पॉलिनेशियन रेट। फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम ध्यान है किसी को? बता दीजिए कमेंट्स में जल्दी से। चलिए मैं तो बता ही देता हूँ, इसका नाम है रेटस एक्जुलेंस, RATTUS, उसके बाद EXULANS। क्लियर? साइंटिफिक नेम और जो वैसा नेम होता है आपको समझ में आ गया, है ना। और कियोरी क्या होता है? एक रोडेंट स्पीसीज। फ्रेंड्स, इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है अगर स्फेनोडोन की हम बात करें तो, या फिर कह सकते हैं ट्वात्रा की। सो लिख लीजिए, ट्वात्रा की जो टोटल पॉपुलेशन है सारी स्पीसीज और सब स्पीसीज मिला के, मतलब एक रेंज आपको बता देता हूं, 60,000 से लेके 1 लाख तक। क्लियर? 60 लाख नहीं, 60,000 से, ओके, 60,000 से 100,000, 60 लाख नहीं, माई मिस्टेक। फ्रेंड्स, अब देखिए जो क्योरी था उसके बारे में अब फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं ना, क्योंकि देखिए हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि मतलब आपको कहीं दिक्कत आए। क्लियर? Friends, Curie has recently established on the several island and has threatened the survival of Twatra. इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोला मैंने? Curie has recently established on several islands and has threatened the survival of Twatra. Clear? चलिए, जो क्योरी है ना बड़ा खतरनाक है, किसके लिए? ट्वात्रा के लिए, इतना याद रखिए। फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? सो देखिए, अब अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए आप। कलर तो मैंने बता ही दिया था, है ना। अगर आप जनरली लिखें तो ओलिव कलर हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं क्या कुछ था कि उस पे स्पॉट्स थे, है ना। मोस्टली येलो स्पेकल्ड होता है, ठीक है, YELLESPECKLED, येलो स्पेकल्ड। फ्रेंड्स, जनरली लेंथ कितनी थी? 2 फीट लिख लीजिए, या फिर 60 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा। क्लियर? सो ये कुछ फीचर मैंने वहाँ पे उन 2 स्पीसीज के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ पे भी बता दिया था, है ना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या कुछ पॉइंट आप मेंशन करेंगे अगर मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है? फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी लीजर्ड लाइक। ओके, कैसा होता है? लीजर्ड लाइक होता है। क्लियर? लीजर्ड लाइक तो है किसमें? सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म में, है ना, विद ए क्रिस्ट ऑफ स्पाइन्स डाउन इट्स नेक एंड बैक। क्लियर? अब अगर हम बात करें मेल ट्वात्रा की, ठीक है, सो वैसा ही कुछ अपीयरेंस है। द मेल ट्वात्रा डिस्प्ले ए स्ट्राइकिंग क्रेस्ट डाउन द बैक ऑफ द नेक and another down the middle of the back. Okay, and friends, its internal anatomy, its scales and teeth are quite different from those of lizards. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, इसीलिए तो अलग अलग उसमें रखा है ना। इसीलिए तो मतलब इनका क्या बोलते हैं ना कि जो बंटवारा है वो हो गया है। ओके, सो
और कुछ क्या पॉइंट आप मेंशन करेंगे यहाँ पे? ये तो ठीक है कि भाई लीजर्ड से इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स. Like certain primitive lizards, it possesses a vestigial third eye on top of its head. ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए. Like certain primitive lizards, it possesses a vestigial third eye on the top of its head. And friends, uh, its teeth are not replaced by its teeth are not replaced as they are uh, acrodont projection of the jaw. Clear? And you can say क्या कह सकते हैं और इसके बारे में? They have a single row of teeth in lower jaw and double row in upper jaw. And friends, the bottom row fitting between the two upper rows. Clear? Clear है यहाँ पे? So friend, the jaw chews with backward and forward movement combined with the shearing up and down action. Shearing force जानते हैं आप कि shearing क्या होता है? सभी जानते होंगे ना. So वो जो पॉइंट मैंने बताया था उसको आप नोट डाउन कर लीजिए. सिंगल रो कहाँ पे है? कहाँ पे था भाई सिंगल रो? लोअर जॉ में. ठीक है, उसके बाद क्या था? डबल. डबल रो कहाँ पे था? अपर में. ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो बॉटम रो है वो किसके बीच में फिट होता है? टू अपर रोज के बीच में. ठीक है, सो इसके अलावा भी कोई पॉइंट बचता है अपने पास? फ्रेंड्स, एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए. वर्टिब्रेई आर amphicoelous with remnant of notochord in the cavity between the centra. Okay, and friends, in addition to atlas and axis, there is another small median bone that's called, क्या नाम है उसका? प्रो एटलस. प्रो एटलस. ठीक है, प्रो एटलस क्या है? In addition to atlas and axis, there is another small median bone. You can say it is small median bone. क्लियर है ना फ्रेंड्स? देखिए, अब ये जो प्रो एटलस है वो होती कहां पे है? किसी को पता है? ये होती है इन द occipital region of the skull. occipital region of the skull. Clear? And friends, ribs are single headed and some of them possesses uncinate process. ठीक है, so there is a median sternum with coracoid and interclavicle attached at the inferior end. Clear? फ्रेंड्स, इसके अलावा एक छोटा सा डिस्कशन है जो हम इसी के अंदर कर रहे हैं, इसी स्लाइड के अंदर. उसके बाद जो कुछ पॉइंट बचते हैं वो मैं आपके साथ और भी डिस्कशन में लेके आऊंगा इसी लेसन में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. ठीक है फ्रेंड्स, एक टी शेप्ड इंटरक्लेविकल एंड क्लेविकल होती है. कैसी होती है? टी शेप्ड इंटर क्लेविकल
एंड क्लेविकल। ठीक है फ्रेंड्स, देर आर 11 कार्पल बोन्स। लिख लीजिए इस चीज को। कहाँ पे लिखें, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल होती हैं 11। क्लियर। अब 11 को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को बड़े ध्यान से याद रखना है और एग्जाम के अंदर लिख के आना है। ठीक है, अब जो 4 होती हैं इनके अंदर, वो कैसी होती हैं, पीसी फॉर्म, PISIFORM। ठीक है, 4 का तो निपटारा हो गया। ठीक है, और ये होती कहाँ पे अभी, प्रॉक्सिमल रो के अंदर होती है। उसके अलावा 2 सेंट्रल, और उसके अलावा 5 बच गई है ना, 4 और 2 6, और 5 आपके पास बच गई। 5 कहाँ होती है, डिस्टल रो, DISTALROW। ठीक है, फिजिफॉर्म कहाँ आती है, प्रॉक्सिमल रो में, 2 सेंट्रल में और 5 डिस्टल रो में। क्लियर है यहाँ तक, है ना, क्लियर है ना फ्रेंड्स। इन द pelvis, pubes are united in the symphysis, in front of which is a cartilaginous epipubis, a cartilaginous hypoischemous is attached to the ischia, or you can say ischia behind। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ना, ischia, ये बताइए कि कमेंट्स में क्या होता है ना, क्योंकि ये आगे आने वाले लेसन में आपके काम आएंगे। हाइपोइस्किमस, इस्चिया, एपिप्यूबिस, प्यूब्स, पेल्विस, ये सारी चीजें आगे आने वाले लेसन में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस्चिया क्या होता है बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा। ओके, चलिए और कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक्स, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, it takes between 10 to 20 years for a twatra to reach sexual maturity। Clear है ना। The female lay between 5 to 18 eggs only once every 4 years। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। And mating occurs from midsummer to the early autumn, and the egg are laid the following spring, or you can say early summer। ठीक है, एग लेइंग का टाइम पीरियड का क्या हो गया, आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेटिंग का पीरियड क्या होगा, मिड समर टू अर्ली ऑटम। ठीक है, क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, incubation period is about 12 to 15 month, with the development of the embryo stopping during the winter month। clear, ये यहाँ पे एक important point है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो विंटर मंथ्स में स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपसे कोई अगर ऐसा पूछ ले कि ऐसा जीव बताइए कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, उसके साथ साथ ये चीज भी होती है, तो आप सीधा सा आंसर आपका क्या होगा, स्फेनोडोन। क्लियर, इसके अलावा क्या कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स। इट हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 60 ईयर एंड रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ए डिकेड। सेक्सुअल मैच्योरिटी कितने साल में आ जाती है, 10 से 20 साल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर इसके खाने पीने की अगर हम बात करें, तो खाने पीने की बात थोड़े से टाइम में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे छोटे जो कुछ पॉइंट है वो आप लिख लीजिए फ्रेंड्स। ये एग ले करेंगे किस समय, स्प्रिंग और अर्ली समर के दौरान। कहाँ पे करेंगे भाई, है ना, कहाँ पे करेंगे, ये एक पॉइंट है फ्रेंड्स।
इट लेज एग इन ब्रोज, ठीक है, क्लियर, ब्रोज दैट इट शेयर विद द सी बर्ड्स, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, अप टू 15 मंथ, यानी कि 12 to 15 मंथ। सो द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, एस डी लिख लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय टेम्परेचर, क्लियर। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी होते हैं क्या? देखिए, अब जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है तो कैसा टेम्परेचर या फिर किस तरह की सोयल होगी, तो उस हिसाब से कौन सा मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। अगर फ्रेंड्स वार्म सोयल टेम्परेचर है तो क्या होगा, मेल, ठीक है। अगर कूल और यू कैन से कूलर सोयल टेम्परेचर है तो क्या होगा, फीमेल, है ना। ये बड़ा सही तरीका है। सो फ्रेंड्स, the sex of the offspring is determined by the temperature. If there is a warm soil temperatures that produce male, and while cooler soil produces female. So friend, adult twatra is कैसा होता है, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे कुछ स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं होगी, है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, TUATARA, ठीक है। सो जो अडल्ट ट्वात्रा होता है वो कैसा है भाई, कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, और उसके साथ साथ क्या है, नॉक्टर्नल, क्लियर, टेरेस्ट्रियल एंड नॉक्टर्नल reptile. Friends, you can say it will often bask in the sun to warm their body and hibernate during winter, clear. So friend, their long life is the product of having an extremely low metabolic rate, which is due to their tolerance to extremely cool weather, clear. Indeed, the activity level of the twatra peak at body temperature of 12 to 17 degrees Celsius, which is the lowest of any reptile, clear. Friends, this is probably why they have been able to survive in the New Zealand temperate climate for so long, ठीक है। ये क्यों है, NEWZEALANDS, ठीक है। न्यूजीलैंड की जो टेम्परेट जोन है, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट, उसमें काफी लंबे समय से मतलब रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, ओके। सो फ्रेंड, ट्वात्रा हैज द स्लोवेस्ट ग्रोथ रेट अमंग द रेप्टाइल्स and continue to grow larger for the first 35 years of their life, क्लियर। कुछ पॉइंट और हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ये ए बार बार छूट जाता है ना, हाँ, लिख लीजिए TUATARA, नहीं तो टूत्रा बन जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जो इसकी क्या बोल रहे थे हम, ग्रोथ रेट कैसी होती है, स्लो GR लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या था,
कंटिन्यू ग्रो करेगा, कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर फॉर द फर्स्ट 35 ईयर ऑफ देयर लाइफ। एंड द एवरेज लाइफ स्पान कितना है? लाइफ स्पान कितना है भाई? एवरेज कितना? 60 साल। क्लियर? बट फ्रेंड्स दे कैन लिव टू बी ओवर 100 ईयर्स और मोर। ठीक है, कितने तक चला जाता है? 100 या उससे ज्यादा। क्लियर? एवरेज 60 है, जैसे ह्यूमन बीइंग की एवरेज 60 है, और किसी किसी को मतलब सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो 102 साल 110 साल तक भी चले जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है किसकी? सॉरी फॉर दैट, अब बात आ जाती है फूड की। ठीक है, फूड की बात हम सबसे लास्ट में करते हैं, खाने पीने की बात। ठीक है, अब इसके बेसिक्स जान लिए हमने, 2 स्पीसीज के सब कुछ मतलब क्लियर हो गया है ना। अब खाने पीने की बात करते हैं फ्रेंड्स। डाइट क्या है भाई इसकी? फूड में क्या लेगा ये? आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, ARTHROPODS आर्थ्रोपोड्स होंगे। उसके अलावा अर्थवर्म होंगे, है ना, केचुए जो मिट्टी को मतलब खाद में बदलते हैं। उसके अलावा स्नेल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्मॉल बर्ड्स होंगे। क्लियर? फ्रॉग्स। और क्या होगा भाई? जो बर्ड के अंडे होंगे वो भी इसका भोजन बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? लीजर्ड्स। देखिए लीजर्ड जैसा ही दिखता है लेकिन उनको भी नहीं छोड़ेगा ना फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए एक शब्द है WETA, वेटा। ये भी इसका फूड है। अब ये वेटा है क्या? क्या है भाई? ये है नेटिव क्रिकेट लाइक इंसेक्ट, CRICKET, क्रिकेट लाइक इंसेक्ट। क्लियर है ना? सो फ्रेंड्स एक चीज हमने डिस्कस की थी, पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन क्या था भाई? एक रेट था, है ना, और उसका साइंटिफिक नेम क्या था? थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, कुछ समय पहले ही बताया था। पॉलिनेशियन रेट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था भाई? रेटस एक्जुलेंस। ठीक है, रेटस एक्जुलेंस। फ्रेंड्स उसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। It is thought that the arrival of pollination roughly around 1000 years ago, okay, and of Europeans over the last several centuries is responsible for the Tuatra's disappearance from the mainland. अब देखिए जो पोलिनेशियन रेट था, रेटस एक्जुलेंस, उससे ट्वात्रा को क्या कुछ नुकसान थे? वो उसको मतलब खाता था, एज ए फूड कंज्यूम करता था, तो सीधी सी बात है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी। और इसके जिम्मेवार कौन थे? यूरोपियंस। क्लियर फ्रेंड्स? दिस इज बिकॉज द settlers brought rat and dog which preyed on tuatras and kettles. ठीक है, and you can say tempered them. Okay, and friends, Sphenodon has been unable to tolerate the impact of humans because of its incredibly limited reproductive potential. Clear? So, अब अगर क्वेश्चन आता है कि स्फेनोडोन लिविंग फॉसिल कैसे है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। उम्मीद है कि आप डेफिनेटली लिख पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर
और बड़ी आसानी से लिख पाएंगे और बड़ा अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।